ये जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था हिंदी का 1 जनवरी 2022, उसका यहाँ पर ही पहले पैसेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर ही शून्य के बारे में एक है। तो ये सारा है, इतिहास में शून्य तक क्या था पता नहीं था, फिर उसके बाद क्या वैल्यू आई। तो पहला ऑप्शन ये कि शून्य प्रकृति प्रदत्त है, शून्य मानव जाति आविष्कार है, या शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, शून्य मूर्त अवधारणा है। तो इसका ढूंढिए कहाँ पर है। मूर्त बोले ना नीचे सर। मूर्त चीजों से संबंधित। मूर्त चीजों से संबंधित है। तो इसका चेक करते हैं हिंदी का। आविष्कार है। बोलना आपको इंसान का कुछ तो दिया हुआ है इसमें। कहाँ पर है देखिए। वो थर्ड लाइन में थर्ड हमें लाइन। शून्य के आविष्कार अपनी मानव से संख्या नहीं समझा। नहीं इसमें है कहीं तो नहीं समझा। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा ये संख्या के सुविधा के लिए क्या है सर लिखा है। सबसे पहले भारत ने करना पड़ेगा उसको। को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। यहाँ पर है शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। नीचे से तीसरी लाइन, मान्यता दी, तो वो हिसाब से शून्य मानव जाति आविष्कार है। मतलब वो पहले से नहीं था, इसमें मतलब क्या रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट अवधारणा थी पहले से, मूर्त अवधारणा है। और यहाँ पर जो मूर्त चीजें आई, शून्य मूर्त है ये नहीं आ रहा, संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबंध कर पाते पाते थे हम, कि जैसे संख्याओं की तरह, मतलब संख्या तो थी लेकिन शून्य नहीं था वैल्यू। उसके ऊपर आते हैं ना जिसमें शून्य, अरस्तु वगैरह, मतलब क्या आता है ना उसका, सिफर का क्या आता है वो मैथमेटिशियन का नाम, सिफर की खोज जिसने, आर्यभट्ट। हाँ आर्यभट्ट, उनका। तो वो हिसाब से भी क्या हो रहा है कि मानव जाति का आविष्कार है, तो उनका नाम नहीं आता, ऐसी चीज हो गई। उसके बाद में है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। कठिन है देखिए, ये देखिए, मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, मुश्किल है सीखना, सबसे मुश्किल है। एक छोटा है, शून्य एक से छोटा है। भारत में कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्य था, यानी कि सिर्फ एक दो तीन। लेकिन जब कुछ नहीं बोलना है, तो जब शून्य का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो जब उसको दिया गया कि कुछ नहीं बोलना है, तो जीरो बोलती थी। बड़ा है, शून्य एक से छोटा है एक पैसेज के हिसाब से। शून्य एक से बड़ा छोटा है मगर 92 का थर्ड बिल्कुल सही है, छोटा है। हाँ बोलिए, जवाब देखिएगा तो अगर मगर सब बदल जाएगा। नहीं अगर मगर इसलिए नहीं बोल रहे पैसेज पढ़ना मस्ट है। हाँ पैसेज, हाँ। पैसेज पढ़ने के अलावा भी कैसा है कि चीजें मिलती है उसमें, लेकिन उसको समझना जरूरी है। यूटिलाइज करना है। हाँ कर प्रैक्टिस होना चाहिए। विदाउट रीडिंग पैसेज वी कांट गिव आंसर प्रॉपर्ली। अभी पैसेज पढ़े थे ना सबने, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उससे मिलते जुलते हैं, क्योंकि री रीड में आते हैं, टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट है कि विश्व में किसने पहले पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। किसने दी? तो अभी हमने देखे थे ना थर्ड लाइन में, थर्ड वाला भारत। हाँ तो थर्ड बिल्कुल सही, भारत में मान्यता दी, थर्ड लाइन। मतलब सरसरी में आपके दिमाग में जो आ गया ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब जवाब देना है, दे रहा खुद ही तो पैसे अपन जैसा कुछ भी नहीं तो भारत इसका नहीं किया। शून्य एक ही समय में
एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, उसका आशय है। क्या है? ये दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, संज्ञा में महत्वहीन स्थान धारक है। ये दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में सुन नहीं सकते। ये अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। तो सुन सकना यहाँ पर आया। अब देखिए, महत्व स्थान धारक है, महत्वहीन और दिखाई नहीं देता है मगर इसका अस्तित्व है। ये दो में कंफ्यूजन हो सकता है। विचार, एक समय में एक अमूर्त विचार। अब देखिए, अमूर्त चीजें संबंध कर पाते, शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। इससे कुछ निकाल सकते हैं क्या इससे? शून्य को देखिए संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। ये सवाल छूट गया था क्या? हाँ, ये हो गया। गलत हो गया सर। ये दिखाई नहीं देता सर। अब बोलिए, अगर अपन उसको पढ़ भी ले कितना, तो ऐसे में कंफ्यूज होकर रीड में फिर डबल टाइम जाता है। तो उस हिसाब से सेकंड। सेकंड वाला चेक करते हैं उसको। 94, तो उसका फर्स्ट है। ये दिखाई नहीं देता लेकिन उसका क्या है? अस्तित्व है, वो मौजूद है। मगर कुछ नहीं के लिए क्या यूज कर रहे थे, उससे मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या था कि एक ही समय में एक अमूर्त विचार, यहाँ पर आया देखिए अमूर्त, यहाँ पर मूर्त था ना। एक वास्तविकता है, और ये सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा है। तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं क्या होता है कि दिखता नहीं वो चीज, उसको दर्शाने एक शून्य था। तो ये मीनिंगफुलनेस से आंसर उन्होंने निकालवा है। ये 94 हुआ ना अभी। अब 95, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना, सभी वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी मान्यता न देना, पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना, इसका प्रकृति प्रदत्त न होना। मतलब प्रकृति प्रदत्त यानी कि प्रकृति यानी कि एनवायरमेंट हो रहा है ना। नेचुरल, कुदरती। कुदरती। तो क्या हो सकता है इसमें? संख्या क्यों नहीं समझा हो। उसका फर्स्ट सही जवाब है। क्या है इसका? कि मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना। मतलब क्या हो रहा है इसका? बहुत समय तक संख्या इसलिए नहीं माना क्योंकि मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना। एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर उसका वो नहीं था सर, एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं होने की वजह से उसको शामिल नहीं किया। राइट। नेक्स्ट करते हैं। किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अवधारणा, अवधि, अवनीति, अवकाश। फोर्थ सर आकाश। मतलब सवाल का मतलब क्या है? आओ किसमें यूज नहीं हुआ वो? नहीं हुआ मतलब डायरेक्टली वर्ड ही है वो। नहीं, डायरेक्टली वर्ड नहीं है, वो साइलेंट है उसमें। साइलेंट है। हाँ, लेटर लिखा हुआ है तीसरा। silent है। पढ़ा उसका तो जा रहा है ना, अवकाश। सेकंड। आकाश ऐसा भी अवकाश नहीं, साइलेंट। इसमें साइलेंट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं रहता यार, वो इंग्लिश में है। अवनीति, अवधि, अवधि, उसका सेकंड सही जवाब। अवधि। क्यों हुआ बोलिए? जो वर्ड है उसमें धी है, सिर्फ उसके धी से मतलब कोई वर्ड नहीं बन सकता ना, और हटा दिया अगर तो, इसलिए अवधि। हाँ, तो आओ हटा दिए तो नीति, आओ और नीति, अवकाश, अवधारणा, रूप धारण करना। लेकिन ये काश क्या है? अवकाश। तो अवधि, अवधि ऐसा भी पढ़ते हैं इसको। अव सब में आ रहा है और इसको
दी ऐसा बोले अवधि क्या हो सकता है, मतलब सवाल का और मतलब उपसर्ग है, उपसर्ग। सर बोले तो और मतलब सब में उपसर्ग यानी कि वो मिलाप से ही हो रहा है वो शायद कुछ ऐसे कि जिसको ही निकाल देने पे डायरेक्टली उसका मीनिंग मतलब नहीं ना, पर ये ऐसा ग्रुप वर्ड नाम से जिसमें और हटा भी दिए तो उसके बगैर वर्ड बना सकते, मतलब हाँ उपसर्ग कुछ, और यूज नहीं भी करे तो। हाँ कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए कि काश का कुछ मीनिंग निकल जाएगा, नीति का निकल जाएगा, धारणा का, लेकिन जी का नहीं निकल। फर्स्ट आएगा तो फर्स्ट। सेकंड सही है उसका जवाब, सेकंड, सेकंड सही जवाब। नेक्स्ट है इतिहास में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है, इतिहास प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है। स्टडी से अभी ऐसा क्वेश्चन है कि कौन जवाब देता है देखना है इसका। सेकंड नहीं सेकंड भी हो सकता सेकंड, हाँ क्यों हो सकता है सेकंड बोलिए। ऐतिहासिक। हाँ बिल्कुल सही जवाब। इस बार उसने क्या किया था, लास्ट का नहीं पूछा, उसने ये बोला कि इसमें क्या जोड़ सकते हैं, तो सेकंड बिल्कुल सही। जोड़ सकते हैं। हाँ तो क्या जोड़ किया जा सकता है लिखा है, किस क्या है नहीं पूछा, प्रत्यय क्या है। तो ये एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि किया जा सकता है तो लगाना है, और क्या है पूछा तो लास्ट के दो लेना, इस तरह। तो इतिहासिक। नेक्स्ट है वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है। बोल बोले तो सर इसके पहले का क्वेश्चन थोड़ा बताओ ना। इसके पहले का प्रत्यय का। प्रत्यय मतलब प्रत्यय, हाँ। क्या बोलते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट के जो दो वर्ड आते हैं आखिरी वाले, तो उसको वो दो अक्षरों से मिलने वाला जो है तो प्रत्यय बनता है। जैसे कि अगर डायरेक्ट ऐतिहासिक हो रहा और उसमें अगर पूछता था कि प्रत्यय क्या है, तो फिर उसमें भी एक रहता था योग्यता, तो वो ता हो जा रहा है, ता। और उसी तरह से तो इसमें इस तरह से ये चीज हो गई। और इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, तो इतिहास। अब ये क्या जा सकता है, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मतलब तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। अब इतिहास इत नहीं होगा, इतिहास सही नहीं होगा, इतिहास का नहीं होगा, तो ऐतिहासिक बनेगा उससे बाद। तो इस तरह से ही आ जाएगा। उसके बाद में है, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। जी जी, जजाकल्ला सर। नेक्स्ट है वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है, वैज्ञानिक में मूल शब्द, फोर्थ। विज्ञान। थर्ड, फोर्थ भी हो फर्स्ट। सकता। तो अब इसमें दूसरों को बोलना कि ये क्यों हो रहा है फोर्थ, या फिर ये क्यों हो रहा है फोर्थ। सर बोलना। हाँ बोलिए। क्योंकि विज्ञान साइंस से बना है, तो साइंस की वैज्ञानिक बोले तो साइंस। साइंस। विज्ञान साइंस से बना, विज्ञान तो साइंस से वैज्ञानिक होगा। तो साइंटिस्ट को बोलते हैं सर वैज्ञानिक। हाँ वैज्ञानिक। दूसरा कोई जवाब दीजिए। हाँ। आपका थर्ड ज्ञान। फर्स्ट फर्स्ट। वर्ड में से एक रूट वर्ड रहता अच्छा है। हाँ, तो वो रूट वर्ड मेन ज्ञान। आपका जवाब। हाँ फर्स्ट जो बोल रहे हैं तो वैज्ञान, वो बोलिए क्यों होगा, उसमें से प्रत्यय हटा दे रहे क्या ये? हाँ, उसमें प्रत्यय से हटा दिए तो और सिर्फ बोला नहीं, वैज्ञान मूल बच। शब्द बोला है इसने। रूट वर्ड बोल रहा सर। चेक करते हैं उसका, और कोई जवाब, वैज्ञानिक कोई बोला नहीं। पढ़ सकता है। 98 का थर्ड सही जवाब है मूल शब्द। तो देखिए मूल शब्द जिसने विज्ञान बोला था, तो उन्होंने इसमें कंफ्यूज हो गए ग्रामर में कि विज्ञान जो है, तो वो विज्ञान और एक, तो विज्ञान और एक प्रत्यय जोड़ने से बनेगा, तो वो अलग ग्रामर है, दो शब्दों के जोड़ से जो बनेगा। तो पहले विज्ञान लिखा हुआ रहेगा, फिर एक मिलाने से वैज्ञानिक हो जाएगा। तो वैसे सवाल ग्रामर के अलग आते हैं। अब मूल शब्द जैसे आपने बताए थे, मूल, मूल मतलब उसके अंदर मेन क्या चीज़ है, वैज्ञानिक में ज्ञान जो है तो वो चीज़ मेन आ रही है इसके अंदर। तो मूल शब्द मतलब उसमें ये याद रखना है। और वैज्ञान ऐसा कभी लिख कर नहीं आता, तो ये गलत है। लिख कर आएगा तो विज्ञान ऐसे लिख कर आता है।
अच्छा और वैज्ञानिक जब बनेगा तो ये सही होगा। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो ऐसे में वह हो जाता है, ये वी के जैसी चीज। विचार तो वैचारिक, ऐसे बहुत सारे आप जोड़ के भी बना सकते हैं वर्ड्स। तो ये चीजें आती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र का संधि विच्छेद। देखिए ऐसे पूछता है संधि विच्छेद वगैरह, तो जब आता था वैज्ञान और अब देखिए स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या है, अब ये कैसे मिलकर बना, अब ये इसमें फर्स्ट सर स्वतंत्र सुतंत्र सु फोर्थ अतंत्र सवत अतंत्र। फर्स्ट फोर्थ फोर्थ रहेगा क्योंकि फोर्थ लेटर आ रहा है ना उसमें। देखते हैं उसका फर्स्ट सही है। सव मतलब खुद, लेकिन तंत्र स्वतंत्र। सर पहले वाला इसमें इसलिए बोलते क्वेश्चन में जो है वही नहीं नहीं, लेकिन सर मालूम जरूरी नहीं होता वैसे ही आना। पहले भी कैसे मतलब क्वेश्चन आए, संधि विच्छेद यानी कैसे मिलकर बना है, तो वो पूछता है पहले कैसे क्वेश्चन आए थे। पहले ऐसा क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें मालूम वॉवेल्स लेटर आया था सर। चलिए ये देख लेना आप। सर एज इट इज तो क्वेश्चन पूरा दे दिया। हाँ, हाँ चलो हर बार ऐसा जरूरी नहीं रहता वैसे होना। मतलब ऐसा भी वैज्ञानिक का जैसा बताया जिसमें वैज्ञानिक, तो वो हर बार जरूरी नहीं रहता। आप इसका बोलिए, हाँ वो वॉवेल का जो आप समझा रहे। ये कैसा है सर मालूम, ये त जो बनता ना तो अ का साउंड आता उसमें लास्ट में, अ का। तो बोलते नहीं अपन वॉवेल साउंड से मिलके कुछ लेटर्स बनते इंग्लिश में, तो वैसा मालूम स्वर के लेटर्स मिलाना तो होता। तो पहले एक क्वेश्चन में हमने पढ़े थे, तो जो मेन वर्ड है ना, मेन लेटर है वो नहीं आया था सर, ये अ आया था, तो इसलिए हमने क्या करे ये बोले। नहीं तो वो कैसे है कि वो जो तीन टाइप है ना, विसर्ग संधि, संधि की जो तीन टाइप, स्वर संधि, क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो उसके अंदर से संधि विच्छेद ये मिलेगा आपको। स्वर आप कैसे क्या होता करना है, है, सिर्फ स्वर का साउंड आता सर बाहर। अब देखो स्वतंत्र त त त में अ का ऐसे साउंड आ डायरेक्ट रहा नहीं बना सकते, उसका जो रूल है, है ना इसलिए हमने ग्रामर, वैसे करा। तो वैसे तो आप उसको क्या करना है, अजहरुद्दीन शेख यूट्यूब पे डालिए और प्लेलिस्ट में आकर बस हिंदी नोट्स वहां से देख लीजिए, जो बाकी भी ऑनलाइन दिए वो सब। अपडेट वर्जन डालिए ना। अभी का ये हाँ। हाँ, नहीं अपडेट वर्जन डालिए। अब ये पैसेज है ये वाला, तो बिना पढ़े इसको सॉल्व करना है, कि शून्य के बारे में वही है ना, ये वापस से रिपीट कर देते हैं ये सवाल को एक पार्ट होने के बाद ऑनलाइन है। जी सर, जरूर जजाक। जी हाँ मैम। तो अब ये देखते हैं, देखिए यहाँ पर पोइट्री आ गई, पोइट्री वाला देखते हैं। अब इस पदांश में मुख्य किसकी बात की गई, मेन बात किसकी की गई, सूर्योदय की, सूर्यास्त, धरती, आसमान। सूर्यास्त सूर्योदय, अब पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखिए इसमें सूर्योदय भी आया है, सूर्यास्त भी आ गया है। धरती और आसमान कहीं पर दिख रहा है कि धरती आ गई और आसमान। तो सवाल क्या है, किसकी बात, नहीं भी नहीं पूछा, की गई, ये सर आसमान आसमान दिए, सब आ गया। क्वेश्चन बताइए। अब बोलिए, फिर से पढ़िए पदार्थ में मुख्य मेन किसकी बात की गई, सूर्य उदय। सूर्य उदय क्या होता है, जब सूरज निकलता है। सूर्यास्त जब सूरज गुरूब होता है। पोयम पाठा पढ़ेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त, असंख्य सोना ही सोना बरसा कर मोल नहीं ले पाए इसको, भीषण बदला बदल आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हार हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से ये मिट न सकी है। अब लास्ट के ऊपर जो है तो जोर दे दिया गया है, देखिए यहाँ पर भूचालों भूकंप से भी ये मिट ना सकी है, तो क्या धरती होगा। तजीन कह रहे हैं धरती। और ये सोना बरसा बोले तो ये पहला जी क्या बोले, फिर से फर्स्ट बोलिए। सर फर्स्ट फर्स्ट सूर्योदय, और उसके अलावा आप बोलिए आपका जवाब। जवाब आप आसमान नहीं, कोई एक बोलना है। आपका आसमान आसमान आसमान। और ये सोना ही सोना बोले तो ये सूर्य उदय हो रहा, तो
बहुत सारों को ऐसा नींद का सोना लग रहा हो, तो वो सोना नहीं है, धरती वाला सोना है। तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है, धरती का। अजीम का जवाब सही हुआ, क्योंकि देखिए यहीं पर अभी हमने हिंट भी बोले आपको, बाद में हमको लगा कि आप तुरंत आंसर दे देंगे। सोना भी धरती से निकलता है। वो पहले और लास्ट में हाँ, क्योंकि उसको मोल नहीं पाए, भीषण बादल आसमान पे गरज गरज, मतलब आसमान उस पर गरज गरज के उसको डरा रहा भी है, धरती को हरा नहीं पाया। फीमेल वर्ड प्रलय सिंधु में डूब डूब कर भी उबर आई है ऊपर, मतलब पानी में डूब डूब कर भी, ये उसके ऊपर मुख्यतः इस पर आ गया हो। मतलब और सूर्योदय सूर्यग्रस्त असंख्य हो, मतलब कोई इसकी संख्या नहीं है, लगातार दिन रात निकल रहे, लेकिन वो उतना सोना ही बरसाती हो हर बार। मोल ना पाए उसको, कि मोल नहीं कर पाए। मतलब उसका अगर ट्रांसलेशन कर रहे तो बहुत मजा आ रहा है ट्रांसलेट करने में पोएट्री। मतलब भीषण बादल, जो बादल भी है आसमान में गरज गरज के, उसको हरा नहीं पाया। परले सिंधु में डूब डूब कर भी उभर आई ऊपर, तो भूचालों भूकंपों से भी ये मिट ना सकी, तो वो धरती। ये तो एक पहेली में भी हो गया। अब बच्चों को ये पहेली रटाया कीजिए आप, मतलब जैसे बोला कीजिए, तो आपको याद हो जाएंगी पोएट्री, अगर आपको इत्तेफाक से याद हो। डाल दीजिए आप पेपर। नहीं मैं पहेलियाँ गाड़ी बोलने में ये पहेली हो गई किसान। नेक्स्ट है, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अब देखिए ये इसको बगैर पढ़े भी आप अब उसको बहुत अच्छे से जब पढ़ लेते हैं तो दे सकते हैं। प्रलय है, भूचाल, भूकंप या सिंधु। सिंधु सर सिंधु उसमें नहीं दिखा है सर, सिंधु उसमें है। सेकेंड सिंधु होगा है, सर। प्रलय है सिंधु। प्रलय और सिंधु दोनों हो गया, थर्ड और फोर्थ है। और भूचाल भूकंप दोनों भी हो गए। ये है ना यहीं पर, प्रलय और सिंधु। प्रलय सिंधु दोनों हाँ, ऑनलाइन से जो जवाब दिए दिए थे, बताइए क्या बोले थे। अरबी है। सेकेंड। भूचाल क्यों? हाँ, सेकेंड लग रहा था भूचाल। क्यों, तो उसका रीजन भी बोलना। बताइए एक बार। आने वाले संकटों के लिए, संकट के लिए क्या नहीं है। तो ये संकट दिख रहे हैं, भूचाल भूकंप, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर। सर सिंधु मतलब क्या भूकंप होता को है? एक वो जोड़ने के लिए भूचाल का यूज किया हुआ है सर। भूकंप तो है समझ में आ रहा, मगर भूचाल है ना, उसके साथ नज्म को देने के लिए जुड़ा हुआ है, इसके लिए भूचाल नहीं है। सिंधु मतलब क्या होता है, सिंधु का बोलिए, सिंधु और प्रलय का मीनिंग। सिंधु नदी है। कौन सा है? क्या है सिंधु? भूचाल लग रहा सर, भूचाल। सेकेंड। सिंधु सागर या समुद्र को बोलते हैं। अब उसमें डूब कर बोल रहे थे। और प्रलय मतलब क्या होता है? बाजी। प्रलय मतलब बाजी। तो जब आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उसका आ गया है फोर्थ सिंधु। तो वो हिसाब से सिंधु आ रहा है। ये सिंधु का मतलब क्या था, सिंधु इसके लिए मतलब वो नहीं था। सिंधु क्या था कि डूब डूब कर उबर आई है ऊपर, यानी कि सिंधु उसको डुबाने नहीं आया था। भूकंप भूचाल ये मिट ना सकी, यानी भूचाल भूकंप ने उसको मिटाने की कोशिश की। और प्रलय सिंधु, प्रलय का मतलब क्या हो रहा है? प्रलय बोले तो वो बाजी होता है। प्रलय, प्रलय मतलब नाश, या वो प्रलय अलग था। ये प्रलय मतलब नाश हो रहा है, नाश, विलीनता, लय, विस्तृत भूभाग में होने वाला भयंकर बर्बादी को कहते हैं। तो भयंकर समुद्र में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि तबाहकुन समुद्र में डूबकर ऊपर आई है। तो ये तबाह वर्ड जो है, भूचाल भूकंप, ये खतरनाक है उसके लिए। लेकिन जो समंदर है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये
संकटों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे अगर किसी को बोल देते हैं अगर अपन भूकंप आ गया, वो ऐसा है, मतलब मिसाल देने मुहावरे देने में ऐसा घुमा फिरा के तो बहुत दूर उसका इनडायरेक्ट सवाल कि अपन कहते हैं ना कि उन्होंने भूचाल मचा दिया, जैसे ऐसा लगा जैसे कि भूकंप आ गया। आप कहते हैं कि घर में कि ऐसा लगा समंदर आ गया, यानी कि मतलब नाश हो गया। पानी के दिन भी नहीं कहते आप, समंदर कह ही नहीं सकते ना। मतलब तालाब बन गया ये बोल सकते हैं, तो वो तालाब भी मुश्किल में नहीं आएगा। तो वो हिसाब से इसका आ गया सिंधु, समुद्र के आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ हमारा दिमाग, तो उस हिसाब से सिंधु आ रहा है आने वाले संकटों के लिए। धरती को कौन डुबाना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गरजना, अत्यधिक भूकंप और अत्यधिक सिंधु। अब यहाँ भूकंप भूकंप पक्का, तो भूकंप सिंधु है। भी हो सकता है। नहीं और तो थर्ड एक फोर्थ दोनों लग रहा है हमको। थर्ड और फोर्थ में फोर्थ एक ही फोर्थ देंगे जवाब। सिंधु को क्या एग्जाम में एक ही देने वाले हैं ना, तो एक ही देना यहाँ एक पर। बार पैसेज बताओ सर। नहीं नहीं, अभी पहले जवाब आने दीजिए। सिंधु का मीनिंग क्या बोले था सिंधु मतलब हमने समंदर बोले, सर? फोर्थ तो जल्दी बोल गए। थर्ड है। और ऑनलाइन से बोलिए। थर्ड। फोर्थ फोर्थ पानी में डूबी था ना, तो उसका सबका गलत। सबका गलत है, अत्यधिक वृष्टि है यहाँ पर। अब भी उसने बोला है कि उसके लिए खतरनाक नहीं है। अत्यधिक सिंधु, ज्यादा समंदर होगा तो कि धरती डूब जाती, मतलब समंदर है ही नहीं, आप हवा में ही जैसे आप चांद पर रह रहे हैं। तो कौन डुबाना चाहता है, तो उसको वो डुबाना चाह नहीं रहा। अत्यधिक वृष्टि, अब वृष्टि कहाँ पर थी वो देखना पड़ेगा पहले। और पहली बात तो ये थी कि भूकंप से वो डूबेगा नहीं। भूकंप तो भूकंप भी रॉन्ग था। दृष्टि वर्ड ही नहीं है सर। आप समझे सर, पोइट के हिसाब से उन्हें पूछ रहा है बल्कि वो बोल दृष्टि वर्ड ही नहीं है सर उसमें। तो वो वृष्टि का हमको पता करना होगा। बात लेंगे। वृष्टि मतलब क्या रही? वृष्टि मतलब होता है रेन, बारिश। तो बारिश उसको डुबाना चाहती है। तो वो जो बादल जो लिए घूमता है, जो ऊपर आया था ना, उसको गरज गरज कर डराता है। तो मतलब वो डुबाने के लिए डरा रहा है उसको। ऐसा उसका मीनिंग निकल रहा है। उन्होंने बादल की जगह बहुत ऐसा लॉजिकल दिए थे उन्होंने। वो स्टूडेंट ने क्या किए होंगे पता नहीं, जिनको ये आया था। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि भीषण बादल। भीषण मतलब क्या सर होता है? ज्यादा पानी गरजने को बोलते वो। वर्षा हाँ, तो वही जैसा कि वृष्टि यानी कि रेन, अब वो ज्यादा बरसो कुछ भी बरसो, लेकिन अब ये इसमें ये बोलना है कि भीषण मतलब क्या होता है। उसके मीनिंग का बात भीषण आग लग गई ऐसा समझ सुनने में आता है, तो भीषण मतलब क्या है? भयंकर को कहते हैं भीषण। तो भीषण बादल, तो भयानक बादल बोले तो ऐसा थोड़ी होता है। खून का बादल तो नहीं हो, पानी, तो पानी से मुराद उसमें लिया हुआ है। भीषण बादल, भयानक बादल। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला हुआ अभी। उसके बाद में है धरती अनमोल है, यह भाव पदांश से किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य, उभर उभर कर आई है ऊपर, मोल नहीं ले पाए इसको, ये मिट न सकी। तो इसमें अनमोल है, धरती अनमोल है, ये पदार्थ की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? अब देखिए कहाँ पर है अनमोल। मोल ना पाए इसको, किससे हो रहा है? बोलिए जल्दी, 8 मिनट ही रह गए, पैसे भी सॉल्व हो रहे हैं अभी। थर्टी चौरा ना सर। थर्डी जोग्राफी बोल नहीं पाए किसको? कितनी अनमोल है, मोल नहीं ले पाए उसको। किस व्यक्ति से अभिव्यक्ति है? तो 103 उसका थर्ड सही जवाब है, मोल नहीं ले पाए इसको। अब ये सीधा सीधा था, ये कंफ्यूजिंग नहीं था। हाँ सीधा सीधा। नेक्स्ट था कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है। सागर भी मतलब सिंधु, जलधि जल यानी कि पानी, जलधि। तो पर्यायवाची बोले थे। उद्धि या जल,
बुद्धि जो पर्यायवाची मतलब जो उससे मेल नहीं खा पाएगा शब्द, जो फोर्थ मेल नहीं। और जल, उसी तरह जलद, जलद भी हो सकता है, वो जलद और सागर, क्या हो सकता है? सिंधु, तो सागर, नहीं। सागर, और आपका जवाब? अच्छा, उद्धि का देख लेंगे। विजडम, जल का क्या है? अधिक मात्रा वाले उसका, अधिक मात्रा की स्थिति में भी करते हैं बोलते हैं इसको उद्धि का, और समुद्र का पर्यायवाची होता है ये। तो वो हिसाब से लास्ट फोर्थ वाला ही गलत है। जलद जलद, ये नहीं है, जल्द या जलद। इसके कोई meaning अच्छा, नहीं देखिए उसके मीनिंग कुछ निकलते हैं क्या? जल्दी वाला जल्द है। अच्छा हाँ, जल्द, सुन जल्दी वाला जल्द है। तो शीघ्र, और ये उद्धि मतलब ये अधिक मात्रा जोड़ता है, ज्यादा होना, ज्यादा, तो वो इसका पर्यायवादी में आता है, पर्यायवाची। उसके बाद है, इसमें से कौन से भिन्न शब्द युगम है? शब्द युगम मतलब जोड़ शब्द। गरज गरज, भूचाल, भूकंप, उभर उभर, डूब डूब। सेकंड। सेकंड। देखते 105 का, तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। भूचाल और भूकंप दोनों अलग अलग दिए हुए, उभर उभर डबल है, डूब डूब गरज गरज। भिन्न शब्द युगम, ये भी सिंपल था। ऐसा है। अब पेडागोजी है, तो जब तक अभी जितने हो रहे हैं 5 मिनट है, तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कहानी और चित्रों का प्रयोग, दोहराव, ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। बहुत बार फर्स्ट सर, कहानी और चित्रों का प्रयोग। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं, वही ना तो सर क्वेश्चन सेकंड, दो दो बार अभी ये यहीं पे रहेंगे। अब है कि बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, सांस्कृतिक के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट सर, शिक्षण अधिगम के लिए। तो 107, उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों का भाषाओं का उपयोग करना, ये उद्देश्य है बहुभाषीय शिक्षा का। उसके बाद नेक्स्ट, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश के वो बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? अनुमानित। फर्स्ट सर। 108, उसका फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, अनुमानिक। अनुमानिक, लॉजिकल। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशेष सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश के बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। सही जवाब है। उसके बाद है, बहु बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? प्रवाह, सटीकता, भाषा मौखिक, शब्दावली, दृश्यात्मक। सेकंड, भाषाई मौखिक बुद्धि। सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, भाषाई मौखिक बुद्धि, बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत में। सटीक, सटीकता का मतलब क्या आता है? परवा सटीकता, उसको बाद में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? समृद्ध
शब्द वाली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, समेती रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता। एक दो फोर्थ सर, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। 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 यस सर, फोर्थ। हाँ, तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। सीमित रोजगार के अवसर नहीं है, बहुभाषीवाद का परिभाषिक जागरूकता, संस्कृति सुनिश्चित, और ये सब है। 2 मिनट बचे हैं बस। नेक्स्ट है, वाइगोट्स्की के अनुसार जब कोई बच्ची इस भाषा की मदद से समय को, कार्यों को निर्देशित करती है तो वो भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है। कौन सा वाचन क्या कहें? फर्स्ट। फर्स्ट। प्राइवेट स्पीच का। उसके अलावा और कोई जवाब? सर इंग्लिश के ऑप्शन बताइए। इसमें हिंदी में इंग्लिश नहीं आता। अरे आओ सर, सॉरी। प्राइवेट स्पीच सेकेंड। चेक करते हैं उसको। फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर वाइगोट्स के अर्थ तो बहुत सारे ना सामाजिक बोल दिए, नहीं, फिर वो प्राइवेट प्राइवेट स्पीच। हाँ। प्राइवेट स्पीच। तो नहीं रहेगा। आंतरिक भाषण श्रव्य नहीं है क्योंकि पूछा था वाचक को, श्रव्य नहीं। निजी, आत्म केंद्रित, और ये रहेगा आंतरिक भाषण श्रव्य नहीं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? 1 मिनट बचा है, जल्दी जवाब दीजिए। फर्स्ट सर, अर्थ विज्ञान। उसका है सेकंड, उपयोगिता विज्ञान। भाषा हाँ। विज्ञान की शाखा संदर्भ में उपयोगिता विज्ञान से जुड़ी है। उसके बाद में है, इसमें से भाषा विकास के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है। कथन ए है, शेष वाक्यस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्चे की तरह बोलना, बबलाना और दोहराव, बैबलिंग। क्या बोल रहा सेकंड? 6 से 12 में बैबलिंग। सेकेंड। सेकेंड रहेगा। सेकेंड नहीं आएगा, थर्ड है। उसका बोलना है ए हाँ, और थर्ड है उसका, ए और बी दोनों सही है। शेष नहीं, वाक्य थर्ड से है बच्चे सर की का। वाक, थर्ड दूंगा थर्ड, सर, थर्ड। दोनों भी सही है। सर हमको वो ये नहीं समझा, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली, ये नहीं समझा हम। वो जानवरों से अलग होता मानव की तुलना में जानवर की तरह ज्यादा होती है, बड़ा जानवर से अलग, जानवरों की तरह। है। अधिक। शेष वावस्था से। इसका आंसर क्या है? इसका थर्ड है।